Hello students, welcome to our new educational video on the chapter number 3 of class 9, Atom and Molecules. So this is very important chapter because in this chapter we will study about the concept of atom and molecules. So in your NCERT book, it is what it is written here that in ancient times, Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. इसके अंदर जो हमारे इंडियंस और ग्रीक फिलोसफर जो थे वो हमेशा इस चीज़ को लेकर एक अवधारणा रहती थी जिन्होंने अभी तक मैटर के अनसीन अनसीन फॉर्म को नहीं देखा था. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया. जो उनका मानना ये था कि हम आइटम को छोटे से छोटे मतलब एक मैटर को छोटे से भाग में डिविजिबल कर सकते हैं. ठीक है. एंड जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट एन इंडियन फिलोसफर दैट इज महर्षि कानंद पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम एक मैटर को डिवाइड करते चले जाते हैं देन वी शैल गो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जिस उससे हमारे को स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेंगे. अल्टीमेटली अ स्टेज will come when we shall come across the smallest particles beyond the further division. एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. उस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एंड ultimately stage will come when we come across the smallest particle beyond which we further division will not be possible, जिससे फर्दर डिवीजन पॉसिबल होगा. और उस जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा उसको इसने नाम दिया था परमाणु के नाम से, परमाणु. तो ये एक इन वाले साइंटिस्ट की महर्षि कानंद की जो पोस्टुलेटेड थी, जिसने ये वो किया था कि जिसको मैटर को हम जब तक डिवाइड कर सकते हैं फर्दर उसके बाद डिवीजन नहीं होगा तो उस वाले पार्ट को हम परमाणु बोल देंगे. अनदर इंडियन फिलोसफर Pakunda Katyayana elaborated a doctrine and said that these particles normally exist in combined form which give in various form of matter. दूसरे जो फिलोसफर थे जैसे पैकुंडा कत्यामा, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन किया था जिसके अंदर उसने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म के अंदर मिलते हैं एंड ये एक वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर बनाते हैं. अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डोमोक्रिटस एंड ल्यूकोपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, कि हम अगर किसी चीज़ को मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे, अ स्टेज विल कम व्हेन द पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड. एक ऐसी स्टेज आएगी जिससे कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे. ठीक है. सो लुकोमेस सजेस्टेड, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था एक सेकंड. सो द so that all these are based upon the philosophical consideration and such experimental works to validate these ideas could be done till 11th century. ये 11th century तक यही सब चलता रहा. And by the end of 11th century 18th century sorry, scientists recognize the difference between the elements and compound and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happen when they combine. तो 11th जो 18th जो सेंचुरी थी उसके अंदर साइंटिस्ट ने ये जब तक वो जान गए थे कि जो एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं. ठीक है. तो उसके बारे में जब तक उन्होंने जान लिया था, उसके बेसिस पर जो ये साइंटिस्ट था एल लेवोजियर सेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ इन्होंने दिए थे. दैट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन दिए थे. वो क्या लॉ है? सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. ये इस वाले साइंटिस्ट ने दिया था. कौन से? लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था. दैट देयर इज चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज, कि
क्या मतलब, जैसे सर इसको इस इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया है कि जैसे कि एक दो ग्रुप बनाए हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक एक्स ग्रुप के अंदर जो है ये वाले कंपाउंड लिए हैं, ये वाले एलिमेंट्स लिए हैं, कॉपर कंपाउंड लिए हैं, कॉपर सल्फेट, बैरियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट। ये एक्स एक्स वाली जो ग्रुप है वो है। और वाई ग्रुप के अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड है। अब इन्होंने क्या किया है, इसको इसका 5% सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। इन्होंने इसको डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है, ये वाला जो डायग्राम है। अब इन्होंने इसमें क्या किया है कि ये एक आ, ये एक जो है ना कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क है ये वाला। इसके अंदर इन्होंने इसको यहाँ से कोर्क से इसको टाइट कर दिया ताकि जो भी केमिकल रिएक्शन हो और जो भी गैसेस इसमें क्रिएट हो वो बाहर ना निकल सके। सबसे पहले इसने इन्होंने क्या किया, ये जो है एक्स वाले सॉल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया है और वाई वाले को जो है ये सारे को इसमें यहाँ डाल दिया है। इसके बाद इन्होंने इसका वेट किया। वेट करने के बाद में इन्होंने क्या किया, इसको जो टेस्ट ट्यूब है जो उसको एक इस थ्रेड की मदद से इसको यहाँ पर यहाँ हैंग कर दिया इस टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद भी इन्होंने इसको सेक किया। सेक करने से क्या होगा कि जो एक्स वाला जो कंपाउंड है वो वाई वाले के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब इसका वेट किया गया तो वो बिल्कुल पहले की तरह उतना ही मिला, मतलब देयर इज नो चेंज इन मास, ठीक है। तो ये जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इससे हमारे को कंक्लूजन क्या मिला, दैट अ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगला जो है जो उन्होंने वो दिया था दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। Lavoisier along with another scientist noted that the many compounds which were composed of two or more elements and each such compounds had same element in the same proportion irrespective of where the compounds come from and prepared from, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन वाटर की बात करूँ तो ये H2O से बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, दो एटम तो इसके अंदर हाइड्रोजन के हैं और एक एटम इसमें ऑक्सीजन का है। तो अगर इसका जो जो एटम की मास होता है हाइड्रोजन का 1 होता है और इसके दो एटम है तो ये हो गया 2 ग्राम्स, इसका ये हो गया। और ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, तो 2:8 की रेशो में जो ये कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसकी 1:4 की जो वो है रेशो रहेगी। तो ये इसके अंदर इन्होंने बताया दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। So this lead to law of constant proportions, which is also known as law of definite proportions. This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass, ठीक है। जो भी हमने बताया that in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion of mass, ठीक। अच्छा, जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो फेस की थी साइंटिस्ट ने, वाज जो इसकी बहुत अच्छी थ्योरी जो दी थी जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है ना। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इसी बारे में। और उसके बारे में डाल्टन पिक द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। उसने इस वाले आइडिया पे काम किया था कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर करेंगे तो क्या होगा, विच विल टिल जस्ट देन फिलोसफी। उससे पहले वो सिर्फ एक फिलोसफी थी। ही टुक द नेम ऑफ एटम एज गिवन बाय द ग्रीक, और उसने ही एटम का नाम दिया था जो कि गिवन बाय जो कि ग्रीक उसमें दिया गया था। एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। तो इसने ही पार्टिकल के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको नाम एटम दिया था डेल्टन ने। एंड द थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन, मतलब उसकी जो थ्योरी थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी provided the explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion, ठीक है। तो उसने जो है इसके ऊपर थ्योरी दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के ऊपर, जो भी हमने पहले पढ़ी है, ओके। नाउ इसने अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी all the matters whether an element compound or a mixture is composed of small particles called atom। कोई भी आइटम है जैसे कोई भी पार्टिकल जैसे एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सर है, वो सबसे पहली बात तो कंपोज होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं।
द पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टोरी मे बी स्टडीड। ये पोस्टुलेट्स है, फैक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं है, इसलिए इसको पोस्टुलेट्स बोला गया हुआ है। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो क्या है? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे पहले जो मैटर्स होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और ये एटम ही है जो कि पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। नंबर 2 पॉइंट्स है, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इसको हम इनडिविजिबल पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये ना तो क्रिएटेड होते हैं और ना डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं केमिकल, मतलब उनकी प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहती है। नंबर 3 पॉइंट है, एटम होता है गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स के, वो उनकी एक तो आइडेंटिकल वो होते हैं, मास के अंदर होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी आइडेंटिकल होती है। ठीक है। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी डिफरेंट मासेस होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि मैं H2O की बात करता हूँ आपसे, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो इसके क्या है, डिफरेंट मासेस होंगे, और इसके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल, हाइड्रोजन की डिफरेंट मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और ऑक्सीजन की भी डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एटम कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। और जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक स्मॉल वोल नंबर के अंदर। वोल नंबर मतलब जो 0 1 2 3 होते हैं, मतलब माइनस में नहीं होते ये। तो एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो स्मॉल वोल नंबर के अंदर है, जो कि कंपाउंड को बनाते हैं। एटम्स कंबाइन in the ratio of small whole number to form compound. The relative number and kind of atom are constant in a given compound. जो रिलेटिव नंबर होते हैं और जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है। जैसे मैं अमोनिया की बात करता हूँ, तो अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है। और तो इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब कि एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन के मिलके ही जो है अमोनिया बनती है। तो इसके जो एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होंगे। यू विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट द एटम्स इज मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। अच्छा, इसके अंदर हम अगले जो चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो भी स्टिल स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। लाइक अभी जैसे दूसरी जो साइंटिफिक थ्योरी जो थ्योरीज आई हैं, उसके अंदर हम एक एटम्स के अंदर भी उसको फर्दर तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे चैप्टर के अंदर इतना ही दिया हुआ है, तो हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। तो अब हमारे को देखना है व्हाट इज एटम। एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच फॉर्म अ मैटर। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जो इंडिविजिबल होता है, इंडिविजिबल और जिससे मैटर बनता है, उसको हम एटम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एक दीवार की बात करें, एक दीवार के अंदर हमारे को ईट ईट चाहिए होती है। ठीक है। तो ईट से ही दीवार बनती है। ठीक है। ईट से दीवार बनती है ना। तो ये जो ईंटें होती हैं, ये इसकी एटम हो गई। ये दीज आर नोन एज एटम। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसकी वजह से ये एटम वो बना। ऐसे ही जैसे अगर हम सेल के अंदर बात करते हैं, एक किसी भी सेल की बात करते हैं, तो उस सेल के अंदर थाउजेंड मिलियंस जो है एटम्स होते हैं, जिससे कि वो सेल्स बनता है। हाउ बिग आर द एटम्स? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दे कैन that cannot be imagined. More than millions of atoms when stacks would take place, a layer barely of thick or as thick as sheet of paper। मतलब कि बहुत सारे मिलियंस अगर एटम्स जो बन के जो है ना एक उसको बनाते हैं, एक लेयर को बनाते हैं जो कि बहुत पतली होती है, जैसे कि एक सीट होती है पेपर की। ठीक है। अब इसमें एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर्स। इसको हम नैनोमीटर्स के अंदर करते हैं। और जो 1 मीटर होता है वो 10 की पावर 9 होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। अब इनमें डिफरेंट डिफरेंट इसमें रेडियस दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का रेडियस दे रखा है, वाटर का दे रखा है, होमोग्लोबिन का, ग्रीन का, एंड का, पीपल का, इन सब का जो है ना इन्होंने रेडियाई दे रखा हुआ है। अब आप इससे इमेजिन कर सकते हो ये कितना छोटा होता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब व्हाट आर द मॉडर्न डेज सिंबल्स ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, डाल्टन ने
डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिम्बल्स। डाल्टन जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने कि इन एलिमेंट्स के सिम्बल्स को यूज़ किया था। तो इसमें जो सिम्बल्स दो उसने अपने हिसाब से जो सिम्बल्स जो बनाए थे वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन का ये वाला सिंबल था, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, ये सब। लेकिन देखो एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सिर्फ आप देख लो, क्योंकि आजकल जो हमारा जो सीबीएसई में जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें ये सब नहीं पूछा जाता और ये इसका कोई प्रैक्टिकल कोई यूज़ भी नहीं है। आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है कि पहले डाल्टन ने ये सिंबल्स बनाए थे। अभी जो मॉडर्न जो उसमें पीरियोडिक लॉ के अंदर जो सिंबल्स दिए हुए हैं वो उस एलिमेंट्स के पहले या दूसरे अक्षर से ही ज़्यादा मोस्टली बने हुए हैं। तो उसको मैं अभी लेटर वाले पार्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है। In the beginning, the name of elements were derived from the name of the place from where they are found from the first time. जो सबसे पहले जो एलिमेंट्स का जो नेम था वो उस प्लेस से डिराइव हो गया जहाँ से वो मिले थे। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वाज टेकन फ्रॉम कैपरस। ठीक है। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द साइंटिफिक कलर, कुछ कलर्स के नाम से भी उसका नाम लिया गया। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड का जो है इंग्लिश वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है येलो होता है। नाविडे IUPAC that is International Union of Pure and Applied Chemistry is an international scientific organization which approves the name of the element. तो IUPAC जो होती है वो एक साइंटिफिक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है एलिमेंट्स के नाम को, सिंबल्स को और उसकी यूनिट को। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है। मैनी ऑफ द एलिमेंट्स आर द फर्स्ट आर ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इसके हिसाब से जो एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो उसके पहले या दूसरे अक्षर से ही लिए गए हैं। एंड द सेकंड लेटर इज, इसके अंदर जैसे मैं सपोज बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को हम AL से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल के अंदर होता है और दूसरा जो होता है स्मॉल लेटर के अंदर होता है। तो इसको हम इस तरह से इस ढंग से लिखते हैं। ठीक है। कैपिटल लेटर अपर केस में लिखते हैं और सेकंड लेटर को हम स्मॉलर लोअर केस में लिखते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक तरीका है लिखने का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, एल्यूमिनियम को AL से लिखते हैं। इसको हम AL नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये गलत है। इसको हम लिखेंगे AL, मतलब पहला केस जो है कैपिटल लेटर में, दूसरा स्मॉलर केस में। ठीक है। कोबाल्ट को हम CO से लिखते हैं, नोट CO। ठीक है। इसको कोबाल्ट को CO लिखेंगे, नोट CO। तो ये गलत है और ये सही है। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बताई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। अब इसके अंदर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने टेबल दी हुई है जिसके अंदर सिंबल्स दिए हैं सब एलिमेंट्स के। ये मैं आपको स्टूडेंट बोलूँगा कि आपको जो ये सिंबल्स दिए हैं आप इसके थोरो एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके 9th के बाद 10th में, 11th में, 12th में और आगे भी आप फर्दर स्टडी में ये ही चलेंगे। तो जैसे एल्यूमिनियम को AL से, आर्गन को AL से, बेरियम को BA से लिखते हैं, बोरोन को B से लिखते हैं, ब्रोमीन को BR लिखते हैं, कैल्शियम कार्बन को C से, क्लोरीन को CL, कोबाल्ट को CO। ठीक है। लाइकवाइज कॉपर को Cu से, फ्लोरीन को F से। तो ये आप थोड़ा सा इस पे नज़र डाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपका लेटर ऑन बड़ी बड़ी क्लासों में भी यही चलेगा। तो मेरे यही है आप इनके सिंबल्स अभी से ही याद करके रखें ताकि आपको आगे कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। इसके अंदर अब इन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन रिएक्टेड इन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि वाइल सर्चिंग द वेरियस एटॉमिक मास नंबर, एक यूनिट है इसके अंदर एटॉमिक, जो सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट के नाम से इसको, जिसको हम वजन करते थे वो करते थे AMU के साथ, लेकिन आजकल इसको हम म्यू बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसको हम वेट कैसे करते थे, वाइल सर्चिंग द वेरियस एटॉमिक यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ नेचुरली ओकरिंग ऑक्सीजन। मतलब इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास से इसको नापते थे, जिसको हम नापने के लिए 1/16 जो होता था ऑक्सीजन के एटम से इसको कंपेयर करके किसी भी चीज़ का मास निकालते थे, AMU, जिसको हम AMU बोलते थे। दिस वाज कंसिडर्ड रिलेटिव रिलेवेंट ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन। ये क्यों होता था, ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया था, बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड।
ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा केमिकली जो है ना एक्टिव होता है, इसलिए इसी से ही सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं, इसलिए इसको हमने रिलेटिव जो कंपैरिजन किया था 1/16 ऑफ द ऑक्सीजन कंपाउंड से किया था, ठीक है, इसलिए इसको किया था। एंड दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज वोल नंबर, और ये जो है एक वोल नंबर के अंदर मास देता है। सो लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको विड्रॉ कर लिया गया। हुआ क्या था, इन 1961 ये फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 जो कि एक आइसोटोप है। देखो कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C12 और C14 में, ठीक है, तो ये इसके आइसोटोप्स हैं। तो कार्बन जो है 12 आइसोटोप्स वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड डिफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक 12। जो कार्बन 12 आइसोटोप था उसको एक स्टैंडर्ड डिफरेंस इन्होंने माना फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, ठीक है। वन एटॉमिक मास is the mass equal to exactly 1/12 of the mass of the atom of the carbon 12। जो वन एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ये एक जैसे सपोज को ये एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा, ठीक है, इस पिज़्ज़ा को मैंने 12 इक्वल इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक, 12 इक्वल। तो जो ये वाला जो स्लाइस है ना, ये वाला स्लाइस एक AMU के बराबर माना, इसके बराबर कार्बन के 12 हिस्से कर दिए। अब मैंने इस वाले स्लाइस को अगर बाहर निकाल दिया तो ये वाला जो होगा ना, ये एक AMU होगा, ये होगा एक AMU, और इसी से ही इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास को एलिमेंट्स के कैलकुलेट किया है। तो इन्होंने बस इस पूरी थ्योरी में सबसे सिंपल भाषा में जो इसका जो सरल अर्थ है वो ये वाला बनता है, जो कि मैंने आपको अभी सिंपल भाषा में पिज़्ज़ा के हिसाब से बताया है। सो वही चीज़ इन्होंने इस डायग्राम से भी बताई है। जैसे ये तरबूज है, इस तरबूज को 12 पार्ट में बांट दिया तो एक भाग जो है एक AMU के बराबर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है। सो द मॉलिक्यूल, a molecule is the general in a group of two or more atoms that are chemically bonded together। तो molecule क्या होता है, एक ग्रुप होता है दो या दो से अधिक एटम्स का जो कि केमिकली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करके एक कंपाउंड को बनाते हैं। अ टाइटली हेड टुगेदर बाय, जो कि एक टाइटली अट्रैक्टिव फोर्सेस से मतलब बॉन्ड होते हैं। अ मोलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट आर कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, और जो कि सारी प्रॉपर्टीज सब्सटेंस के दिखाता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब अगर एटम्स जो है सेम एलिमेंट्स के भी होते हैं और अलग के भी हो सकते हैं जो कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सेम एलिमेंट की ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, फोस्फोरस होगा, सल्फर होगा, ठीक है, ये जो है सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। इसके अंदर दो एटम्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बन गया है, इसमें दो एटम हाइड्रोजन के, और इसमें चार एटम फॉस्फोरस के रिएक्ट करके ये एक मॉलिक्यूल बना है। और लाइकवाइज ये पॉली एटॉमिक होता है सल्फर, तो ये 8 एटम के उससे रिएक्ट करके बना है। तो ये अगर से ये तो हो गई सेम जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, और अगर डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर की मैं बात करता हूँ या अमोनिया की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये सब जो हैं ये दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करके केमिकली और एक कंपाउंड को बनाते हैं। तो ये इसके अंदर इन्होंने बताया है। सो अब इसके अंदर आता है मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। द मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से बनते हैं उसको मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। मोलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आर्गन होता है, ठीक है, और हमारा अगर हीलियम होता है, ये नेचर के अंदर सिर्फ सिंगल एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। बट दस दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। और ये मतलब स्टेबल होते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो ये केस होता है ये हमेशा हमेशा नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर टू टू एटम्स होते हैं, ठीक है,
वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो उससे मिलके बनते हैं, ठीक। तो ये हो गया। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। और जितने एटम्स बन के एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं उस डिवीजन को हम एटोमोसिटी बोलते हैं। तो एटोमोसिटी क्या होती है, जो जितने एटम्स मिलके बनते हैं उसको एटोमोसिटी बनाते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ होता क्या है, ठीक है। पहले मैं जरा सा थोड़ा सा ये इसको और क्लियर कर दूँ। दैट मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू not have simple structure but consist of very large and indefinite number of atom bonded together। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन होता है, उसका एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका बहुत लार्ज और इंडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स उसमें कम बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये अब जैसे कि मैं आपसे वही एटोमिसिटी की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। आर्गन जो होता है एक मोनो एटॉमिक होता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही एटम से बनता है, ठीक है। हीलियम सिर्फ ये भी एक मोनो एटॉमिक होता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एटोमिसिटी दो होती है तो ये डाई एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन जो होता है ये भी दो एटम से बना है तो ये भी डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक हो गया, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो चार उससे बनता है तो ये इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर जो है पॉली एटॉमिक होता है, यूजुअली ये एग्जिस्ट करता है नेचर के एसिड के अंदर, तो ये एट एटॉमिक होता है। तो ये इसके अंदर एटॉमिक उसके बात एटोमिसिटी के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। मोलिक्यूल ऑफ द, अब नेक्स्ट जो है मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अब है मोलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स join together with in definite proportion to form molecules of compound। जो मतलब एटम्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, जब वो आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर एक मोलिक्यूल को बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे आपको बताते हैं इसको कैसे ये है। जैसे कि बात करते हैं इस टेबल के अंदर इन्होंने बताया है, टेबल के अंदर बताया H2O, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बोलते हैं ना, तो हाइड्रोजन जो है ये इसके दो एटम है और ऑक्सीजन का कितना कितना एटॉमिक वो मास होता है 16 होता है। तो इसको हम अगर इसको रेशो निकालेंगे तो 1:8 की रेशो में आएगा, ठीक है। तो ये 1:8 की रेशो में जब कंबाइन करेगा तो ये कंबाइन जो ये कंपाउंड को बनाएगा। लाइकवाइज अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन और तीन जो है हाइड्रोजन के वो होते हैं एटम्स होते हैं। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है और इसका हो जाएगा 3, तो 14:3 14:33 के रेशियो के अंदर जब ये कंबाइन करेगा तो मोलिक्यूल ऑफ फिलामेंट बनाएगा। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने आपको बताया है। अब व्हाट आर आयंस, अभी इसके अंदर स्टूडेंट्स अभी हमने इसको पार्ट फर्स्ट के अंदर अभी हमने इतना ही इसको इस वाले पोर्शन को लिया है इस लेसन के अंदर। अभी वेरी सुन वी आर गोइंग टू क्रिएट पार्ट सेकंड ऑफ दिस लेसन। सो अभी मैंने इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिया है इस लेसन के अंदर। तो इट इज़ हियर बाय रिक्वेस्टेड कि आप इस वाले जो लेसन को है बहुत ध्यान से स्टडी करें, जिसके अंदर मैंने अभी अभी बेसिक जो इसका एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया है पार्ट फर्स्ट के अंदर। Very soon we are going to create part second of this lesson, and apart from this we are मैंने एक इसमें पार्ट 3 बनाएंगे जिसके अंदर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जिसके अंदर जो मैंने अभी आपको अभी तक इतनी थ्योरी बताई है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर हम कवर करेंगे जो आपके यूजुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप उसको प्लीज़ मिस मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा जो भी एजुकेशनल वीडियो आपके सीबीएसई क्लासेस के ऊपर 9th क्लास के ऊपर जो भी आएगा वो आपको अपडेट्स मिलता रहे और आपको आपके स्कूल के साथ साथ में एक इसको सही ढंग से समझने के लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो पार्ट सेकंड का जो लिंक है वो मैं जल्दी ही इसके अंदर डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, इसके अंदर अपडेट्स आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।